तीन मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जिनमें मादे में कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि चीज़ों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कैसे अलग किया जाता है। हो सकता है आपने इस बारे में पहले भी सोचा हो या किसी पिछली साइंस क्लास में सुना या पढ़ा हो। जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो किसी चीज़ की खसूसियात में तब्दीली आ सकती है, मगर असल कॉम्पोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आती। जबकि केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन में बदलाव आ जाता है। मुख्तलिफ मौजूदा एटम्स और एलिमेंट्स आपस में कैसे मिलते हैं या बॉन्ड बनते हैं, ये मुख्तलिफ हो सकता है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, इस वीडियो को रोकें। यहाँ बर्फ़ पिघल रही है। यहाँ हमारे पास कुछ प्रोपेन जल रहा है या बर्निंग हो रही है, और यहाँ कुछ आयरन जंग ज़दा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इनमें से कौन सी फिजिकल चेंजेस हैं और कौन सी केमिकल चेंजेस हैं और क्यों। अच्छा, अब सबसे पहले इस पानी के बारे में सोचते हैं, ये जो बर्फ़ पिघल रही है। और अगर हम इसे केमिकल ज़बान में लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि H2O अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। अब यहाँ कॉम्पोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही। चाहे आप लिक्विड पानी को देखें या सॉलिड पानी को, आपको हर सूरत वाटर मॉलिक्यूल्स ही नजर आएंगे। हर ऑक्सीजन अब भी 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड है। तो यहाँ भी कॉम्पोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए ये जो है ये फिजिकल चेंज है। और अगर मैं इस पानी को गर्माइश देती रहूं और ये वेपराइज होना शुरू हो जाए तो ये भी एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जब ये वाटर वेपर बनता है तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ओवरकम की जा रही हैं, यानी तोड़ी जा रही हैं। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो नहीं टूट रहे या नए नहीं बन रहे। तो एक बार फिर जब बर्फ से पानी में जाना फिजिकल चेंज है, पानी से वेपर में जाएं, या आप कह सकते हैं लिक्विड से गैस में जाएं, तो वो भी फिजिकल चेंज ही होगा। पर जाहिर ख्याल ये है जो ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सच है। बेशक ये हमेशा लागू नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। वो ये है कि जब आप इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ओवरकम यानी तोड़ रहे हों तो वो ज़्यादातर फिजिकल चेंज होता है। लेकिन अगर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हों या टूट रहे हों तो वो केमिकल चेंज होगा। अब ज़रा सोचें कि यहाँ प्रोपेन के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ केमिकल रिएक्शन लिखूं तो वो यूँ होगा, प्रोपेन यानी C3H8 गैस की शक्ल में। इसे कंबस्ट करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हर मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल्स मोलेकुलर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होंगे। और फिर जब ये कंबस्ट होता है तो हर 1 मोल प्रोपेन और 5 मोल्स मोलेकुलर ऑक्सीजन के लिए 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनते होंगे, और साथ ही 4 मोल्स पानी भी वेपर फॉर्म में होंगे। असल में मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और फिर दोबारा बन रहे होते हैं। तो यहाँ सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं हो रहा बल्कि केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज एक तरीका ये सोचने का है कि पहले यहाँ प्रोपेन था, C3H8 रिएक्शन के बाद यहाँ प्रोपेन नहीं रहा। असल में जो है वो ये है, आप देखते हैं वो आग है जो बहुत दिलचस्प है। ये बस बहुत गर्म गैस है और वो बहुत गर्म हवा जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और कुछ वाटर वेपर भी होगा। इसके इतना गर्म होने की वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। अब ज़रा सोचें कि यहाँ इस आयरन के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं इसे केमिकल रिएक्शन के तौर पर लिखूं तो हर 4 मोल्स आयरन के सॉलिड फॉर्म में जमा 3 मोल्स मोलेकुलर ऑक्सीजन के गैस फॉर्म में, और ये वही एम्बिएंट ऑक्सीजन होगी जो इस आयरन के इर्द गिर्द है। इससे बने होंगे 2 मोल्स आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और यही आपको वहां नारंगी रंग में नजर आ रहा है, ये आयरन ऑक्साइड है। तो देखें इस रिएक्शन में फेरस ऑक्साइड के अंदर नए आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, और इस रिएक्शन के लिए हमें सॉलिड आयरन के मेटालिक बॉन्ड्स
और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं। तो जब भी हम ये केमिकल बॉन्ड्स तोड़ रहे हों और बना रहे हों, हमारे पास केमिकल चेंज होता है।